हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है इंडियन पॉपुलेशन, उसका पहला चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पिटेंस। नाम बहुत बड़ा है और तो बुक के नाम पे ही है, राइट। तो एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई कैन बेट यू कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके, मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर वीडियो को देखते हो और अगर जो नोट्स आपको दिए गए हैं उनको आप 2-3 बार थॉरली पढ़ लो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी का सारा सार इस पीपीटी में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एक्चुअली में बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है उसको स्टार मार्क करके हमने रख लेना है, राइट। तो ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा। और नोट्स कहां पे मिलेंगे बच्चे? तो नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे टेलीग्राम पे, आप डायरेक्टली मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है किसी टॉपिक को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, एनीथिंग यू कैन फ्रीली आस्क मी देयर, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अब इसके पैरेलली हमारे ही चैनल पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी चल रही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका ये जो चैनल है ये सिर्फ एक वन शॉट सोल्यूशन हो सकता है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के लिए। तो अगर पसंद आए तो देख लेना, बाकी कंटेंट को जाकर के भी स्क्रॉल कर लेना। अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि पॉपुलेशन के बारे में हम फर्स्ट बुक में भी पढ़ के आए हैं, है ना। हमने पॉपुलेशन भी पढ़ी थी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था, हमने डेंसिटी भी पढ़ा था, बट बच्चे वो हमने पढ़ा था वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के एग्जाम्पल्स लेंगे कि कौन कौन से फेजेस में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुई, क्यों हुई, कैसे कैसे वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है। पहला टॉपिक ही आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, वही उसकी रियल वेल्थ होते हैं, राइट। लोगों से ही देश बनता है, वही उसके इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, वही उसकी रियल एसेट है, मतलब वेल्थ भी उसकी वही है, राइट। लेकिन ओवर पॉपुलेशन का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपके रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है, रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड होती है, उसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही हमें देखने को मिलती है। और आज के टाइम पे हम किसी और चीज में आगे हो या ना हो, हम पॉपुलेशन में, जनसंख्या में सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर। लगभग 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है। आज से 1 साल पहले तक चाइना नंबर 1 पे होता था, हम 2 पे होता था, लेकिन फाइनली हमें अपने लिए तालियां बनानी चाहिए कि हम चाइना को एक चीज में सुप्रेस कर पाए, विच वाज पॉपुलेशन के अंदर। अब वो नंबर 2 पे आ गया और हम नंबर 1 पे चले गए हैं, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि ये पॉपुलेशन डेटा का सोर्स क्या है, आखिर हमें पॉपुलेशन डेटा मिलता कहां से है। तो हर 10 साल के अंदर एक डिकेडल सेंसस होता है, जिसके अंदर पूरे देश की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। जो लास्ट 2011 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है हमारा पॉपुलेशन सेंसस, उसका डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है, बट इससे पहले हर 10 साल के अंदर होता था, ठीक है। अब जो पहला सेंसस पॉपुलेशन हुआ था वो 1872 में स्टार्ट किया गया था, और वो कंप्लीट, पहला जो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था। तो दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नाम की 1 मार्क से। तो पहला स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में, और कंप्लीट कब हुआ था? 1881 में, ठीक है। आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर। लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां का क्लाइमेट अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो वहां पे लोग, क्योंकि पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम देखने को मिलती है, जहां का टेरेन अच्छा है, माउंटेनियस एरियाज के अंदर पॉपुलेशन जो है वो कम है, क्योंकि वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड नदर्न प्लेन के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो सकती है, इंडस्ट्रीज लग सकती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। सिमिलरली वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि पानी के सोर्स के पास ही पॉपुलेशन हमेशा बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि अब कुछ एरियाज के अंदर इरिगेशन की डेवलपमेंट होने से वहां पे भी पॉपुलेशन ठीक ठाक हो गई है। फॉर एग्जांपल, जो ड्राई रीजन्स थे राजस्थान के, जहां पे पहले पॉपुलेशन नहीं होती थी, जब वहां पे कैनाल्स वगैरह बना दी गई तो वहां पे भी हमें पॉपुलेशन बढ़ती हुई देखने को मिली है, ठीक है। और बहुत सारे हैं। अगर मिनरल्स है तो ऑब्वियसली वहां पे माइंस हो जाती हैं, वर्कर्स को काम मिल जाता है। सिमिलरली एनर्जी रिसोर्सेज भी हेल्प करते हैं किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में। यानी जैसे जैसे वहां पे आपका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनता जाएगा, लोगों को रोजगार मिलता जाएगा, वहां की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होने की वजह से भी काफी सारे एरियाज जहां पे पहले पॉपुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती थी, वहां भी हमें पॉपुलेशन देखने को मिल रही है,
ठीक है, ये तो हो गई कुछ फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फैक्टर्स। अब बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी लोग ऐसे एरिया में जहां रहना पसंद करते हैं जहां पे या तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है कि वहां से वो कमा खा पा रहे हैं, या फिर वहां पे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो वहां पे पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वही है कि प्लेन और कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू आपका हिली एरियाज। ठीक है, सिटीज के अंदर तो पॉपुलेशन और भी ज्यादा होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये तो भरे पड़े हैं, ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं, राइट। तो ये हो गया। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि आपको इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स बताने हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, या फिर इंडिया की भी बात करते हैं तो पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, हम वहां पे भी पढ़ के आए थे बहुत सारे पॉइंट, तो पॉइंट सेम रहेंगे, आप मिक्स मिला करके अच्छा खासा आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं विच इज डेंसिटी। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, डेंसिटी इज रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया के अंदर कितने लोग रह पा रहे हैं। ठीक है, 2011 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो डेंसिटी थी वो लगभग 382 थी, जो 1951 में 117 होती थी। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि 2011 के बाद से जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी हमें दिल्ली में देखने को मिली थी, लगभग जहां पे 11,297 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं सबसे कम हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली थी, जहां पे 17% पर स्क्वायर किलोमीटर का डेटा हमें देखने को मिला था। और अगर हम हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स की बात करते हैं तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु ये सब लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, मॉडरेट डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर बहुत ही कम डेंसिटी मिलती है। यूनियन टेरिटरीज में भी एक्सेप्ट फॉर अंडमान एंड निकोबर, बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट डेंसिटी। अब डेंसिटी दो तरीके की होती है बच्चे। पहली है साइकोलॉजिकल डेंसिटी, यानी आप सिंपल सा क्या करते हो, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का फॉर्मूला है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, और एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में क्या क्या आती है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आपके कल्टीवेटर्स आते हैं और आपके लेबर्स आते हैं, डिवाइडेड बाय लेबर्स और उनकी फैमिली डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। दोनों के छोटे से फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यानी उसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन आ गई, फिजियोलॉजिकल यानी हर तरीके की पॉपुलेशन आ जाती है। तो एक बार क्वेश्चन भी आया था कि आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उसकी डेफिनेशन बना करके लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ यानी चेंज इन नंबर, है ना, या तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, या तो बहुत ज्यादा बर्थ रेट, बहुत ज्यादा बर्थ हो गया तो सीबीआर, बहुत ज्यादा घट गया सीडीआर, राइट, या फिर माइग्रेशन हो गया है कि लोग शहर छोड़ के चले गए हैं या बहुत सारे लोग दूसरे शहर से आकर के बस गए, राइट। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि नेचुरल ग्रोथ, जो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन बर्थ माइनस डेथ, है ना। एक जगह वहां पे 1000 बच्चों का जन्म हुआ और वहां पे 200 लोग मरे, तो वहां की ग्रोथ क्या होगी, 800। 1000 में से आप 200 को घटा दोगे। दूसरी होती है इंड्यूस्ड ग्रोथ। इंड्यूस्ड ग्रोथ के अंदर आप वही फॉर्मूला लगाते हो, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन इन माइनस माइग्रेशन आउट। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर के वहां पे चेक कर सकते हो, और क्वेश्चंस आते हैं तो वहीं से आते हैं, यहां से ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं 2011 में, तो वो लगभग 1.64% थी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 2025 में हमारी ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, यानी वो टाइम जब पॉपुलेशन अपने आप को डबल होने का टाइम लेती है। अगर लेट्स सपोज एक स्पैन ऑफ टाइम पे पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, तो 2 मिलियन होने में वो कितना टाइम लेगी, ये भी हम वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ के आए। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो 911 की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में था, फिर उसके बाद एकदम से नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया 0.331, फिर उसके बाद पॉजिटिव में आ गया, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव में ही चल रहा है। ठीक है, बट बढ़ता घटता रहा है। ठीक है, अब कुछ फेजेस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर से अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यहीं से क्वेश्चन आ रहा होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1901 से लेकर के हमारा टिल प्रेजेंट तक का इन्होंने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब एक एक फेज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यूमुलेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टार्ट करते हैं पहले फेज से, जो 1901 से लेकर के 1921 तक का था। ये माना जाता है स्टेगनेंट था या स्टेशनरी फेज था, यानी यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम थी। जितने ज्यादा बर्थ रेट हो रहे थे उतने ही ज्यादा डेथ भी आपकी हमें देखने को मिल रही थी। यहां तक कि एक टाइम तो ऐसा आया था 1911 से लेकर के 1921 तक का कि ग्रोथ हमारी नेगेटिव में चली गई थी, यहां हमने देख लिया, है ना। तो ये हो गया।
अब फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत ज्यादा बर्थ भी हो रहे थे, बहुत ज्यादा डेथ भी हो रही थी। रिस्पॉन्सिबल क्या थे कि पुअर हेल्थ कंडीशन थी कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे, मेडिकल सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, इलिटरेसी थी, इसी वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, बर्थ रेट ज्यादा था, इनसफिशिएंट फूड सप्लाई था, इसीलिए डेथ रेट भी आपका ज्यादा था। एक कि आपकी इलिटरेसी है तो आपका सीबीआर हाई है, और इन जनरल भी सीबीआर आपका हाई रहता है। सीडीआर आपका कम इसलिए है कि एक तो फूड इनसिक्योरिटीज है कि लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, तो भुखमरी से मर गए हैं, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशंस है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि 9 से 1 से लेकर के 9 से 21 के पीरियड को स्टेगनेंट फेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, ग्रोथ गिरी पड़ी थी, ना तो बर्थ रेट आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, दोनों ही इक्वल थे। और एक स्पैन ऐसा भी आया था कि आपकी जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में भी चला गया था, कब 1911 से लेकर के 1921 तक। ये एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कौन सा ईयर था। ठीक है, अब चलते हैं फेज 2 की तरफ, विच इज बिटवीन 1921 टू 1951। ये स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड था। यहाँ पे धीरे धीरे आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो गई थी, सैनिटाइजेशन इंप्रूव हो गई थी, तो उससे आपका जो बर्थ डेथ रेट था वो कम आ गया था, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्टेडी, बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने को मिली थी। और अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम तक आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा डेवलप हो गया था, कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका बन गया था, और सीबीआर अभी भी आपका हाई है। ठीक है, अच्छा अगर आपको बोल दे, एक ये फॉर्मूला आ सकता है एक नंबर में, ऑल तो पूछते नहीं है कि पॉपुलेशन डिकेडनल ग्रोथ का परसेंटेज अगर आपको निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि 2011 के अंदर आपकी पॉपुलेशन है 2011 में आपकी पॉपुलेशन थी 1000, हम सिंपल से एक एग्जांपल ले रहे एरिया का, 2021 में बढ़कर के हो गई वो 5000, तो मुझे बताओ कितनी परसेंट बढ़ी। तो आप क्या करोगे, 5000 में से 1000 को माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर से फिर आपका ये 4000 आ जाएगा, तो यानी 400% आपका ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला यू यूज कि आपका जो अभी जो प्रेजेंट ईयर है उसमें से आप पास्ट ईयर को माइनस कर दोगे, नीचे डिवाइड करोगे आपके पास्ट ईयर से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होता है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, पहला फेज हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। दूसरे फेज में आते हुए आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, सैनिटाइजेशन वो इंप्रूव हो गया, तो उससे आपका डेथ रेट घट गया है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी आई है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्टेडी हो गई, और भी जल्दी हो गई है। थर्ड फेज की अगर हम बात करते हैं, जो 1951 से लेकर के 1981 तक था, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था, यानी पॉपुलेशन अंधी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि आपका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम हो गया है, धीरे धीरे आपकी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, फूड सिक्योरिटी आपको मिल रही है, कि पहले जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी भुखमरी के कारण या टाइम पर इलाज ना मिलने के कारण, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं रही है। राइट, लेकिन फर्टिलिटी रेट और भी ज्यादा हाई हो जाता है। एनुअल ग्रोथ रेट, साल का अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं तो लगभग 2.2% तक आ गया था। इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी हमें तब तक, तो हमारे काफी सारी कंडीशंस इंप्रूव हो गई थी। और इसके अलावा 1951 के बाद हमने बहुत सारे माइग्रेशंस भी देखे। जब पाकिस्तान में वॉर हुआ 1971 वाला, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इधर आ गए थे। राइट, तिब्बतन्स आ गए थे 1962 के अंदर, जब चाइना के साथ उनका क्लैश चल रहा था। बहुत सारे नेपाली आए हैं, तो टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग माइग्रेट करके भी आए हैं। साथ के साथ आपका बर्थ रेट भी हाई है, इसीलिए जो आपका थर्ड फेज है उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये पूछा भी जाता है कि 1951 से लेकर के 1981 तक के फेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि बर्थ रेट एक्सेसिवली हाई है, एनुअल ग्रोथ आपका 2.2% तक चला गया है, और बहुत सारा माइग्रेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है फ्रॉम आर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, फेज 4 1981 से लेकर के टिल प्रेजेंट तक की अगर हम बात करते हैं, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी कम में होती हुई देखने को मिलती है। रीजन कि आपकी जो मैरिज एज थी वो थोड़ी बढ़ गई थी, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई थी, थोड़ी थोड़ी लिटरेसी आने लग जाती है, तो लोग अब 14 बच्चे करने के बजाय 2 बच्चों पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे एजुकेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमें थोड़ी थोड़ी कम होती हुई देखने को मिलती है, लेकिन लगता नहीं है जितनी आबादी हमारी बढ़ती जा रही है उसको देख करके। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको फेजेस बताने हैं। तो पहला फेज आपका 1901 से लेकर के 1921 तक का था, जहां पे स्टेगनेंट था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, जितने मर रहे थे उतने हर साल पैदा भी हो रहे थे, तो कुछ भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही थी। इवन 1911 में से लेकर के 1921 तक आपका
नेगेटिव में भी ग्रोथ परसेंटेज गया है। फिर नेक्स्ट फेज 1921 से लेकर के 1951 तक आता है। यहाँ पे स्टेडी बर्थ रेट होता है, क्योंकि यहाँ पे आकर के आपका डेथ रेट ड्रॉप होने लग गया था, लेकिन बर्थ रेट स्टिल हाई था। फिर 1951 से लेकर के 1981 तक का फेज को आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हो, क्योंकि पॉपुलेशन अंधी बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर 1981 से लेकर के टिल प्रेजेंट तक का धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, लेकिन ज़्यादा भी स्लो डाउन कुछ नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन आपके लिए एसेट नहीं है, आपके लिए लाइबिलिटी ही है। आपके रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, बाकी चीज़ों में भी आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो दैट इज अडल्सेंस। अडल्सेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान ने अपने बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज के टाइम पे वहां पे बुजुर्गों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उन्हें दूसरी कंट्री से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। एक्चुअली में उनकी यूथ पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे यूथ ही है जो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो अडल्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ का। अगर आपके पास एक एजुकेटेड अडल्सेंस है, एक मैच्योर अडल्सेंस है, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तरक्की कर सकते हो कंपेयर टू अ वेरी एडवांस्ड नेशन, राइट। सो पॉपुलेशन ही उसकी रियल एसेट है, एंड सही पॉपुलेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अडल्सेंस की एज आपकी 10 से 19 साल तक मानी जाती है, विच मेक्स अप टू 20.9% हमारा पॉपुलेशन का था, जिसमें से 52.7% मेल थे और 47.3% हमारी फीमेल्स थी। अब इन अडल्सेंस के सामने, इस यूथ के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली एज में मैरिज कर दी जाती है, हालांकि अब काफी कम हो गया, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे अभी भी अर्ली एज मैरिजेस बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। नेक्स्ट, इलिटरेसी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, एंड जो वो हमारे लिए एसेट साबित हो सकते थे वो नहीं हो पाते हैं, राइट। पुअर न्यूट्रिशन है, लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है बच्चों को। मैटरनल मोरालिटी अभी भी है, काफी बार ऐसा होता है कि जन्म के समय पे बच्चे की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर और एडिक्वेट हेल्थ मैकेनिज्म और हेल्थ फैसिलिटीज। HIV एड्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखने को मिल रहा है। डिसेबिलिटीज एक प्रॉब्लम है, राइट। ड्रग अब्यूज, जुवेनाइल क्राइम, तो ये कुछ चैलेंजेस आज के टाइम की अडल्सेंस हमारी फेस कर रही है। ठीक है, आज के टाइम पे तो एक और आप लिख सकते हो, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा। ठीक है, जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, राइट। तो बहुत सारे नए नए चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट है नेशनल यूथ पॉलिसी, जो 2014 में इंप्लीमेंट की गई थी, जिसने यूथ का जो एज ग्रुप है वो बताया है 15 to 29 ईयर्स, याद रख लेना एक नंबर के लिए, राइट। इसका एम ही था कि अडल्सेंस और यूथ को डेवलप करना है और उनको एम्पावर करना है स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, उनकी स्किल सेट्स को डेवलप करके। ठीक है, ओके। हमने पढ़ लिया कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने पढ़ लिया पॉपुलेशन डेंसिटी, हमने पढ़ ली कि किसकी मैक्सिमम है किसकी कम है, राइट। उसके लिए फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए कि अर्बनाइजेशन जहाँ पे ज्यादा होगा, अगेन वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। उसमें दो डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन के बाद हमने ग्रोथ पढ़ लिया, फिर हमने चारों फेजेस पढ़ लिए जिसके अंदर इंडियन पॉपुलेशन ग्रो हुई है। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, राइट। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो उसमें हमने 4 पार्ट्स में मेजरली इसको डिवाइड किया है। पहला है रूरल अर्बन कंपोजिशन, राइट, कि उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे या एरिया के बेसिस पे हमने देख लिया कि कैसी पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा रह रही है, कहाँ पे क्या स्कोप है। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है। फिर रिलीजियस कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। फिर वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। रूरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 68.8% जनता आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो स्टेट्स जैसे बिहार और सिक्किम हो गए, वहां पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड गोवा और महाराष्ट्र के अंदर रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग विलेजेस में रहते हैं, नंबर ऑफ विलेजेस भी कम है कंपेयर टू दी स्टेट्स, राइट। यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी अगेन बहुत ही कम रूरल पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट दादरा एंड नागर, जहां पे 53% यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, राइट। अब हमें विलेज साइज में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, वहां पे गांव में लगभग 200 ही लोग रहते हैं। वहीं वेस्टर्न राजस्थान या रन ऑफ कच्छ या हरियाणा जैसे गांव में अगर आप देखोगे तो हजारों की तादाद में आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, राइट। तो डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 31.2% जो पॉपुलेशन है वो हमारी अर्बन एरियाज के अंदर रहती है। अगेन कि वहां पे आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बेटर हेल्थ कंडीशंस है, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के चले गए हैं इन शहरों के अंदर, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है।
तो ये हो गया। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिक डिफरेंसेस आप बता सकते हो अर्बन और रूरल एरिया का। फिर आप पॉपुलेशन कंपोजिशन लिख सकते हो कि यार इतना परसेंटेज यहाँ पे रहता है, इतना परसेंटेज लगभग यहाँ पे रहता है, राउंड ऑफ करके आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो दैट इज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज के बेसिस पे है ना। तो लगभग अगर हम 1903 से 1928 तक का सर्वे देखते हैं तो हमारे पास कुछ 179 लैंग्वेजेस थी और 544 डेलिकेट्स थे। डेलिकेट्स का मतलब होता है बोलियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाबी जो है वो लैंग्वेज है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट भी अलग है ना। सिमिलरली अगर हम हरियाणवी की बात करते हैं तो वो बोली है, डायलेक्ट है, उसको लिखने की कोई स्क्रिप्ट अलग से नहीं है, राइट। तो बहुत सारी हमारे यहाँ पे बोलियां हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे है। कुछ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। अब हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राइट। हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसके अलावा कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत कम बोले जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के जो स्पीकर हैं वो 4 फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहली है ऑस्ट्रिक, जिसके अंदर मेजरली आपकी मेघालय, निकोबार ये सब बोली जाती है। नेक्स्ट है द्रविडियन, फिर है तिब्बतन, साइनो तिब्बतन, जिसको सिर्फ 0.85% पॉपुलेशन बोलती है। फिर है इंडो यूरोपियन आर्यन, जिसको 73% ऑफ पॉपुलेशन यूज कर रही होती है। स्टेट इनका बाइफेक्शन है, ये नहीं आ रहा होता। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन से अगर आ सकता है तो एक नंबर में आ सकता है कि हमारी लैंग्वेजेस कितनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, डू वी हैव अ नेशनल लैंग्वेज? सो नो, वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, ओके। तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अरे मैम तो भी बोल रही थी क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन तो आता है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के सेंस में आप ये बता सकते हो कि इंडिया जो अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, ये चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वाज सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतने सारे डेलिकेट्स हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, बहुत सारी नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है, राइट। तो ये आप लिख सकते हो कि बहुत हमें विभिन्न तरीके की लैंग्वेजेस बोलने को देखने को मिल रही होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड अपना उसकी तरफ, कॉम्पोजिशन की तरफ। तो दैट इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन। तो हिंदूज मेजॉरिटी में है, मुस्लिम लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। माइनॉरिटीज में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अब हिंदूज माइनॉरिटी में हो गए और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो गए। तो ये जो डेटा है अगेन बहुत पुराना है, इट्स पुराना है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ तो मैं बहुत सारे वर्ड्स को फंबल और हकला के बोल रही होती हूँ, तो आई एम डैम श्योर कमेंट में मेरा बहुत सारा मजाक बन रहा होगा, बट ठीक है, इट्स ओके, झेल लेंगे थोड़ा। तो या जो हमारा कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी हद तक चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, अगर हम बंगाल की पॉपुलेशन देखते हैं तो बंगाल में जो हमारे पास रीजन बचा था, कुछ रीजन अगेन पाकिस्तान के पास चला गया था, जो हमारे पास बचा था उसमें एक टाइम पे हिंदू मेजॉरिटी में होता था, लेकिन आज वहां पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज है जहां का कंपोजिशन बहुत ज्यादा बदल गया है, जो आज से उस टाइम पे होता था जब हमें आजादी मिली थी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियंस भी हमें काफी हद तक देखने को मिलते हैं। 27.8 मिलियन थे और 2.3% ऑफ द पॉपुलेशन थे 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। केरला, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सिक्स हमें मोस्टली पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलते हैं। जैन और बुद्धिस्ट हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। वर्किंग पॉपुलेशन यानी काम करने वाली पॉपुलेशन, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके, एनीवेज इकोनॉमिक स्टेटस एंड वर्कर्स की बात करते हैं तो पहले होते हैं आपके मेन वर्कर्स, यानी वो लोग जो साल में एटलीस्ट 6 महीना या 183 डेज काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है मार्जिनल वर्कर्स, जो हु वर्क लेस देन 183 डेज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो ये दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होती है, जरूरी होता है उनको थ्रू आउट द ईयर काम मिले, थोड़े टाइम तक काम मिलता है तो वो रहते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता तो फिर वो अपने गाँव वापस चले जाते हैं, राइट। ऑफ सीजन होते हैं। सिमिलरली फार्मिंग में, खेती में भी ऑफ सीजन होते हैं, है ना। और तीसरा जो ग्रुप है दैट इज नॉन वर्कर, जो काम ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन कि उनके पास या तो एजुकेशन नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो गोवा की लगभग 39.6% वर्किंग पॉपुलेशन है, जो इन्हीं में से किसी ग्रुप में आती है, ठीक है। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाज दिस, ठीक है, कि 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। अब हमने वो वर्कर के बेसिस पे बनाई थी कि वो कितने दिन काम कर रहे हैं, उनके पास काम है भी या नहीं। अब हमने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी 4 कैटेगरीज बनाई हुई है। पहली है कल्टीवेटर्स, दूसरी है एग्रीकल्चरल लेबर्स, तीसरी है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और फोर्थ है आपकी अदर वर्कर्स, ठीक है। अब अगर हम मेल और फीमेल वर्कर का भी अगर एक स्लाइड सा कंपोजिशन या बाइफोकेशन देखते हैं तो हर एक फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट जो मेन होते हैं दे आउट नंबर वुमेन इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। हालांकि वुमेन्स जो होती है वो ज्यादातर, अगर हम देखते हैं किस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही हो, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर में ही ज्यादा काम कर रही होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब हमें उन्हें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा
है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टोरल शिफ्ट, यानी पहले ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, राइट। धीरे धीरे करके वो सेकेंडरी, टर्शरी और उसके बाद जो हमारा क्वाटनरी सेक्टर होता है उसमें भी हमारे लोग जो हैं अब वो इंडल्ज होने लगे हैं। तो हमें फार्म जॉब से नॉन फार्म जॉब्स की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो हमने लास्ट बुक में पढ़ा था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करके एक थ्योरी होती है, जब एक कंट्री रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करती है तो वो प्राइमरी सेक्टर से हट करके दूसरे सेक्टर्स के अंदर ज्यादा एंगेज हो रही होती है। तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि ओवर पॉपुलेशन होने का भी कोई फायदा नहीं है, राइट। फिर भी मूव्ड ऑन टू डेंसिटी। डेंसिटी में हमने बेसिक कुछ डेफिनेशन टर्म्स पढ़ी, उसके बाद हमने ग्रोथ को पढ़ा, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमने 4 फेजेस को डिस्कस किया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बीच में भी आपको रिवाइज कराए थे किसी स्लाइड पे, आप उसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, राइट। फेजेस के बाद नेक्स्ट हमने अडल्सेंस को पढ़ा विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। वही हमारी एक्चुअल वेल्थ है, आप लोग ही हमारी एक्चुअल वेल्थ हो, तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ठीक है, तो पढ़ना लिखना स्टार्ट करो, राइट। अडल्सेंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन। हमने पढ़ा कि रूरल अर्बन पढ़ा, फिर हमने लिंग्विस्टिक पढ़ा, फिर हमने रिलीजियस पढ़ा, फिर हमने वर्किंग कंपोजिशन पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से जल्दी पढ़ा दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट सब कुछ कर देना जो आपका मन करे। अगर कुछ नहीं पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।